हमारे विद्यार्थियों, तो आज अपन क्लास 10th के विद्यार्थियों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को क्लास में वेलकम। और उसके बाद में शुरू करने से पहले सभी खड़े होकर बोले ना, जय गणेशाय नमः या जय श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशनल लाइन क्या होती है। मोटिवेशनल लाइन देखो, आज की मोटिवेशनल लाइन बहुत ही धांसू है, बहुत तगड़ी है। देखो, ना थकेगा तू, ना रुकेगा तू, ना मानेगा हार तू। क्या बोला मैंने? ना थकेगा तू, ना रुकेगा तू, ना मानेगा हार तू। ना थकेगा तू, ना रुकेगा तू, ना मानेगा हार तू। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आई बात समझ में? कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब देखो आगे तो क्लास 10 ध्यान देखो। तो अपना आज नया चैप्टर, उस समय में लास्ट में जो टॉपिक बताया था वो बता देता हूँ आपको। लास्ट में जो अपने टॉपिक बताया था उसका नाम था जनन स्वास्थ्य। टॉपिक बताया था लास्ट में जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव बैलेंसिंग, मतलब कह सकता है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें जो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्वास्थ्य। अब इससे क्या होगा? जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? जैसे अगर जीव ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि स्वास्थ्य मतलब कोई स्वस्थ मनुष्य के नाम मतलब वो इतना मोटा तगड़ा बॉडीगार्ड होगा वो स्वस्थ मनुष्य। स्वस्थ मनुष्य वो होता है जिसके अंदर सभी पोषक पदार्थ टाइम से टाइम उसको सभी पोषक पदार्थ देते हो, और टाइम टू टाइम उसके पास सभी पोषक पदार्थ और सभी प्रकार की उसमें क्या होनी चाहिए? मात्रा बराबर होनी चाहिए। पोषक तत्वों की मात्रा बराबर, खान पान अच्छा हो, किसी प्रकार की उसमें कोई बीमारी नहीं। उसको बोलते हैं जनन स्वास्थ्य, उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि सबसे मोटा जो कारण है ना, कि भाई जनन स्वास्थ्य क्यों कर रहे हैं, इसका सबसे मोटा कारण जो इंडिया के अंदर है ना वो है सबसे मोटा कारण है ना। कारण क्या है इसका? सबसे मोटा जो कारण है वो सबसे मोटा कारण यही है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना। अगर आपको पूछे कोई मेजर मोटा कारण क्या है कि जनन स्वास्थ्य क्यों करते हैं, भाई रोकते क्यों है टीवी को, तो सबसे मोटा कारण यही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। सबसे मोटा कारण यही है। क्यों? क्योंकि आज के निरंतर क्या बढ़ती जा रही है जनसंख्या। आज भारत की 130-135 करोड़ आबादी है। 135 करोड़ आबादी कैसे बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए जनन स्वास्थ्य क्या बनेगी? विधियां बनेगी। अब जनन स्वास्थ्य की तो विधियां बहुत सारी है, सब ज्यादा विधियां, मोटे मोटे तौर पर देखा तो बहुत सारी विधियां, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में देखें अपने जो सिलेबस है, जैसे मैं बताता हूं आपको, एक होती है आवधिक संयम, जैसे होती नहीं आपके आवधिक संयम, आपके सिलेबस में नहीं है। आवधिक संयम, निरोधक, स्तनपान अनावर्त, स्तनपान अनावर्त। तो ऐसी मोटी मोटी जो विधियां होती है, आवधिक संयम, निरोधक, स्तनपान अनावर्त, ऐसी जो बहुत सारी मोटी मोटी विधियां मैंने बताई, इसकी जो विधियां होती है काम आती है। इससे क्या होगा? जनन रुकता है। क्या होता है? विधियां। इसे क्या होती है? जनन की विधियां बोलते हैं। इससे जनन रुकता है। कैसे? देखो, आवधिक संयम, निरोधक, स्तनपान अनावर्तक, ऐसी जो विधियां होती है इनको बोलते हैं प्राकृतिक विधियां। एक होती है प्राकृतिक और एक कृत्रिम, जो अपने द्वारा बनी है। ऐसी बहुत सारी निरोधक, ठीक है, आवधिक संयम है, स्तनपान अनावर्त है, ऐसी जो विधियां होती है उनको रोकने के लिए क्या बनाया गया? काम किए गए, इन पे काम किया गया। अब आवधिक संयम क्या होता है? देखो, आवधिक संयम का मतलब होता है कि अगर नर अपने शुक्राणु मादा के योनि में न त्याग कर पहले ही लिंग को योनि से दूर कर लेता है। योनि से क्या कर लेता है? दूर कर लेता है। जिससे क्या होगा? जिससे शुक्राणु उसके अंदर नहीं जा पाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिससे निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो क्या नहीं होगी? तो जनन स्वास्थ्य होगा, ठीक है। तो ये था आवधिक संयम। अब निरोधक, सब है निरोधक किसे कहते हैं? निरोधक किसे कहते हैं? यानी निरोधक के लिए अलग अलग नियम बनेंगे।
अब निरोधक के लिए क्या बनाए गए, तो निरोधक के लिए निरोध बनाए गए। क्या बनाए गए, अलग अलग प्रकार के निरोधों का निर्माण किया गया। अब आपको बताऊं मैं कि दो प्रकार के निरोध होते हैं, एक तो नर निरोध होते हैं, एक नर निरोध का निर्माण किया गया और दूसरा कौन सा, मादा निरोध का निर्माण किया गया। उनके लिए अलग अलग निरोध बनाए गए। नर निरोध के रूप में नर कौंडल बनाया गया, ठीक है, और मादा निरोध के लिए क्या बनाया गया, मादा कौंडल बनाया गया। ये दोनों निरोधक का काम करते हैं, ठीक है, जो जनन तंत्र की वीडियो को रोकने का काम होता है। ये एक तरफ से खुला रहता है, आगे की तरफ लिंग आगे की तरफ लगता है। जब ये लिंग आगे की तरफ लग करके ये क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया को रोकेगा। क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकता है। और ये मादा की दोनों साइड लगता है और ये अपने स्वयं के द्वारा ही, जो पुरुष या महिला से जो जनन कर रहे हैं, निषेचन की प्रक्रिया कर रहे हैं, उनके स्वयं के द्वारा ही लगाए जाएंगे। ये या किसी डॉक्टर या किसी सलाह के माध्यम से नहीं लगाए जाते। तो ये जो काम होता है वो है निरोधक का काम, निरोध होते हैं। एक नर कंडम और मादा कंडम अलग अलग होते हैं। इसमें दोनों तरफ से खुला रहता है, ये एक तरफ से खुला नहीं रहता, खुला नहीं रहता, एक तरफ से बंद रहता है, ठीक है। तो ये काम होता है नर कंडम और मादा कंडम का। इसके अलावा स्तनपान अलावा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बाहर के अंदर भी बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ पर भी मुझे लगता है बहुत इंपोर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो स्तनपान अनावरण का मतलब क्या होता है कि मादा के द्वारा, जो मादा होती है, मादा के द्वारा प्रसव के 6 माह बाद 6 माह बाद अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा 6 माह बाद क्या कहते हैं, सही है, निषेचन ना करें, निषेचन ना करें। अगर 6 महीने के अंदर निषेचन नहीं करे तब तक संभावना नहीं होगी कि पुत्र नहीं, ठीक है। 6 माह के बाद या 6 माह के अंदर किसी बच्चे का निषेचन करेगा अब तो कोई संभावना नहीं होगी बच्चों की अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ये जब संभावना होती है इनको बोलते हैं स्तनपान अनावरण। इसमें अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है इसमें, अंडोत्सर्जन। ये सब संभावना किसमें होती है, तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ गोलियां बनेगी, कुछ गोलियों का निर्माण किया गया, जैसे मैंने कहा मालाडी, सहेली, ऐसी गोलियां बनाई गई है। तो मालाडी गोली जैसे बनी गई है, इसको बनाया गया है, इसको भी बनाया गया है। तो ये मालाडी 21 दिन के अंदर लगेगी, 21 दिन तक लगातार कंटिन्यू दी जाती गोली बनी। सहेली जो सप्ताह में एक बार लेने वाली गोली, तो ऐसे जो गोलियां बनाई गई जिसका नाम था मालाडी, सहेली गोलियां। इसके अलावा और भी बनाए गए साथ में, और क्या क्या बनाया गया देखो, कॉपर टी, क्या नाम बोला मैंने, कॉपर टी, डायफ्राम, पट्टिक, डायफ्राम अगर पट्टिक लगाया जाता है तो ऐसा। ये कॉपर टी क्या होती है, जब ये कॉपर टी महिला में लगती है, कहाँ पे लगती है, महिला में। जब निषेचन की प्रक्रिया योनि होती है, योनि का ये टी आकार में लग जाती है, ये उल्टे टी आकार में। तो ये क्या करते हैं, जब इसको रोक देते हैं, जैसे ही वो अंधे शुक्राणु जाने की कोशिश करेंगे, शुक्राणु को पहले ही चाइना क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। लेकिन इनसे खतरा बहुत है, इनसे खतरा बहुत है। क्या है कि ये कई बार क्या, ये कॉपर टी टूट जाती है, इस वजह से क्या होता है, अंदर जो कॉपर है वो अंदर की रिएक्शन करने लग जाता है और माँ या मादा को नुकसान तक भी हो सकता है। इसके अलावा 2 मोटे नाम और देखो, ये तो हो गए 2 मोटे नाम और। इसके अलावा कौन कौन से नाम है देखो मैं बता दूं, ये तो मैंने आपको वीडियो बता दिया मोटे मोटे तौर। ठीक है, 2 मोटे और नाम है, वो मोटे हैं। एक होता है वेस्टोक्टोमी, नाम क्या बोला मैंने, वेस्टोक्टोमी, और एक नाम है ट्यूबोक्टोमी। 2 नाम बोले मैंने, एक तो वेस्टोक्टोमी और एक ट्यूबोक्टोमी। देखो ये वेस्टोक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी क्या होता है, ये वेस्टोक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी होते हैं नसबंदियां। ये दोनों क्या होती है, नसबंदियां। नसबंदी नहीं होती है तो वेस्टोक्टोमी नसबंदी होती है तो पुरुषों के अंदर होती है, तो पुरुषों के शुक्राणु के अंदर से वो क्या कहते हैं, उसके बांध दिया जाता है पुरुषों के अंदर, जिससे क्या होगा, शुक्राणु आगे नहीं जा पाएंगे, शुक्राणु की रेंज हो गया, जिससे क्या होगी कि आगे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। और ट्यूबोक्टोमी पुरुष
महिलाओं की नसबंदी है, महिलाओं की नसबंदी, किसकी नसबंदी है? महिलाओं में नसबंदी। महिलाओं के अंदर नसबंदी होती है और युवकों के अवस्थाक्रम पुरुषों के अंदर की नसबंदी है। तो ये नसबंदी क्या होगी कि जो उनके जो भाग होते हैं, जैसे मैंने कहा ना गर्भा से जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है वहां से काट देते हैं पुरुषों के अंदर अंडाणु और शुक्राणु की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर, और महिलाओं में जैसे ये अंडवाहिनी लेके देगी आपसे अंडवाहिनी, इस अंडवाहिनी को यहाँ से काट देते हैं, यहाँ काट करके बांध देते हैं और बांधते ही तो उसमें क्या बन जाती है ट्यूब। तो उससे क्या होगा अंदर शुक्राणु में गए ना शुक्राणु में वृद्धि नहीं कर दान नहीं करेंगे, लेकिन ये भी कई बार 17 घंटे बन जाती है, कई बार खुल जाते हैं, खुलने की वजह से यहाँ पर शुक्राणु होने की प्रक्रिया हो जाती है। तो लेकिन ये सभी जो बताई गई है ना ये सभी जन्म की विधियां हैं कि भाई वैसोटॉमी ट्यूबेक्टॉमी ये सभी विधियां होती है। तो ऐसे को विधियां पढ़नी है। महिलाओं के अंदर नसबंदी, पुरुषों के अंदर नसबंदी, तो उसको बोलते हैं नसबंदी। नसबंदी मतलब आधे जनन को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नसबंदी। नसबंदी भी दो प्रकार की होती है, ट्यूबेक्टॉमी और वैसोटॉमी। क्या बोला मैंने? ट्यूबेक्टॉमी और वैसोटॉमी। तो ये होती है नसबंदियां। क्या होती है? नसबंदियां। नसबंदियां क्या होती है? नसबंदियां। अब आप कहोगे सर हमारे बीच में आपने भी बताया सर कि मतलब 28 दिन अंडो उत्सर्जक होता है, अंडो उत्सर्जक क्या थोड़ा संबंध है नहीं, आपको टॉपिक रिव्यू में बता देता हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्कोचक्र। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, नाम है अप्रा प्लेसेंटा। ये क्या होती है? सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो प्लेसेंटा या अप्रा किसे कहते हैं? तो कहते हैं माता के भ्रूण तथा, और भ्रूण के नाभि कह सकते हैं, भ्रूण के नाभि तथा माता के गर्भाशय नाल से जुड़ी एक संरचना होती है। गर्भाशय नाल से जुड़ी एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रा कहते हैं। ठीक है, एक अप्रा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। किसकी काम करती है? ग्रंथि है। एक बार क्या होती है? ये भी ग्रंथि जो अंतःस्रावी के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है? अंतःस्रावी के रूप में। क्यों? क्योंकि हार्मोन स्तर करती है और ये मेजरली 2-3 हार्मोन आती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको 2 हार्मोन इसके याद रखने लगेंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले एक हार्मोन आती है जिसका नाम है HCG और दूसरा हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। एक HCG और दूसरा कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। देखो HCG ह्यूमन कॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकिन या गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कॉर्टिकॉइड्स गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कॉर्टिकॉइड्स गोनेडोट्रोपिन इसका नाम है ह्यूमन कॉर्टिकॉइड्स इसका नाम। इसका काम क्या होता है? देखो ह्यूमन कॉर्टिकॉइड्स गोनेडोट्रोपिन का काम क्या है? तो इसका एक काम है, मेजर फंक्शन इसका एक ही, इसका मोटा मोटे तौर पर एक फंक्शन है और वो इसका फंक्शन है कि गर्भ धारण का पता लगाना। गर्भ धारण की जांच और पता लगाना, जांच करना व पता लगाना। ये कौन करता है? HCG हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय श्रोणि में एक लाख पीछे की तरफ धकेलना तथा प्रसव क्रिया को कम करना,
ये काम किसका है? रिलैक्सिंग हार्मोन। क्योंकि यह ऑक्सोटोसिन को ऑक्सोटोसिन के विपरीत काम करता है। नहीं, ऑक्सोटोसिन हार्मोन होता है उसके विपरीत काम करता है। ठीक है, ऑक्सोटोसिन हार्मोन मैंने बता दिया आपको क्लास के अंदर कि प्रसव के समय स्वर्णिम मेखला की तरफ पीछे धकेलना और प्रसव की पीड़ा कम करना। ये कौन सा काम करती है? रिलैक्सेशन। एसडी हार्मोन गर्भाधान की जांच लगा उसका पता लगाना होता है कोई लड़का है या लड़की, उसके बाद पता कौन लगाता है? रिलैक्सेशन हार्मोन। ये होती है अपरा प्लेसेंटा, यानी भ्रूण के नाभि तथा माता के गर्भाशय के नाभ से जुड़ी संरचना जिसको बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? अपरा कहो, प्लेसेंटा कहो या गर्भाशय नाल कहो, सभी एक चीज होती है। इसके द्वारा दो हार्मोन एसओसीजी और रिलैक्सेशन हार्मोन। कौन कौन से? एसओसीजी और रिलैक्सेशन हार्मोन स्राव किए जाते हैं। एक्सओसीजी हार्मोन या हार्मोन कोर्टिकोइड गोनाडोट्रोपिन जिसका गर्भाधान में पता लगाना है। रिलैक्सेशन हार्मोन प्रसव के समय स्वर्णिम मेखला को पीछे की तरफ धकेलता है और प्रसव पीड़ा को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विपरीत काम करता है। ऑक्सीटोसिन तो प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है और ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, ऑपोजिट काम करता है। और बात समझ में, ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, यानी प्रोटीन हार्मोन। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटीन हार्मोन का नाम बताओ, तो आपको नाम बताना ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। इसको प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं? प्रसव पीड़ा। और प्रसव पीड़ा को रोकने वाले हार्मोन का नाम क्या है? रिलैक्सिन। हार्मोन का नाम क्या है? रिलैक्सिन। तो ये अपने पढ़ी थी क्लास के अंदर बात की थी अपने। ठीक है, मैंने वैसे क्लास के अंदर बात करवाई थी आपको। अब देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो पढ़ लेते हैं। मुंह था उसे चक्कर करना शुरू, लेकिन तो फिर बच गया, इसलिए मैं वापस करवा देता हूँ। अब देखो, उसी मैंने जैसे आपको अलग अलग बारे में बता दिया था, ठीक है ना, मैंने अलग अलग बात कर ली थी। ठीक है, आज हम एक टॉपिक और करते हैं जिसका नाम है आर्थो चक्र। आर्थो चक्र म्यूचुअल साइकिल। ठीक है, फर्स्ट में लिखो एमसी। ठीक है, कौन सा हार्मोन की वजह से आता है और ये होता है किसमें? सबसे पहले तो सबसे पहले इसको बता दो, ये एमसी आती है महिलाओं, किसमें आती है? लड़कियों में आती है, लड़कियों में आती है। इसको माहवारी कहते हैं, माहवारी, मासिक धर्म का आना। क्या बोलना है इसको? मासिक धर्म का आना, माहवारी कहते हैं। ठीक है ना, यह लड़के की जब उम्र 13 से शुरू होने के साथ साथ शुरू होती है। ठीक है, ये 30 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती है प्रोसेस? 30 दिन तक चलता है, 30 दिन तक चलती है। ये माहवारी कितने दिन तक चलती है? 30 दिन तक चलती है। 14 दिन सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा जो होती है ना, सबसे उत्तेजित अवस्था को होती है, तो 14 दिन की उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। 14 दिन को उत्तेजित की अवस्था बोलते हैं, उत्तेजित की अवस्था कहा जाता है। 14 दिन सबसे ज्यादा माहवारी रहती है। ऐसे देखो, तो ये होता है आर्थो चक्र साइकिल। तो मासिक धर्म का आना जो अपन आता है ना, महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर माहवारी आती है, वो मासिक धर्म आना 13 से शुरू होती है, 30 साल तक उम्र चलती है, 14 दिन तक उत्तेजित अवस्था कहा जाता है आर्थो चक्र चक्र। ठीक है, इसको और नाम बोलते हैं रज्जोदर्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको रज्जोदर्शन कहा, ऐसे भी बोलते हैं, रज्जोदर्शन। क्या बोलते हैं इसको? रज्जोदर्शन। 30 दिन तक चलती है और इसमें पुट्टक कोशिकाओं में स्फुटन से होती है और ये महामारी 14 दिन तक उत्तेजित अवस्था में रहता है और रज्जोदर्शन आता है। ऐसे इसका प्रोसेस होता है। शुरुआत ऐसे आती है,
ये चलती है। फर्स्ट दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ये 12, ये 13 और ये 14। 14 दिन के बाद ये वापस मामा की में पड़ती है। वापस क्या पड़ती है? स्लोली। और आखिर में जैसे सीन अवस्था में होती है, यूं एक प्रोसेस चलता है। ये 14 दिन दिखाई दे रहा आपको, जब से सबसे बड़ी दिन दिखाई दे रहा है। तो इस दिन सबसे ज्यादा ये रहती है, सबसे ज्यादा बड़ी में रहती है। इसको बोलते हैं महिला में जो आत्मचक्र या एमसी स्थान, ठीक है। 14 दिन से ज्यादा कितने दिन अवस्था में रहती है? 14 दिन। उसके बाद में रक्तस्राव लग जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें महिलाओं के अंदर रक्तस्राव होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। इसको मिश्रित साइकिल या आत्मचक्र या मासिक चक्र का नाम बोलते हैं, ठीक है ना। ये रजोदशमी की प्रक्रिया कितने दिन चलती है? 14 दिन तक चलती रहती है कंटिन्यू। 14 दिन के बाद पुनः वापस कम हो जाएगी, फिर वापस 1 से स्टार्ट होगी, 30 दिन तक ये प्रक्रिया चलता है। 14 दिन रक्तस्राव होने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तेज होने की प्रक्रिया कौन सी अवस्था में होती है? 14 दिन, जिसमें महिलाओं में रक्तस्राव होने की संभावना रहती है। तो ये एमसी का या मासिक धर्म का ना 13 साल से होता है, 30 दिन तक चलती रहती है। 14 दिन उद्दीन अवस्था में रहती है और सबसे कम अवस्था में कौन सा रहता है? तो 29 से 30 दिन के आसपास ये समाप्त हो जाती है। जो रक्त शक्ति या माता की जो रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ये आत्मचक्र या मासिक चक्र कब आता है? तो महिला में आता है, माहवारी की वजह से। और इसको कौन सा हार्मोन लाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये आत्मचक्र कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। और ये महिलाओं के अंदर सेकेंडरी यानी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का लक्षण है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण यानी क्या बोला? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का काम कर रहा है, ठीक है ना। महिला के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का ये भाग होता है आत्मचक्र, जिसमें मैंने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन केवल एमसी लाने का काम नहीं करता है। इसके अलावा ये शरीर में बालों को कम करना, त्वचा को चिकना बनाना, ठीक है, स्मूथ व शरीर को स्मूथ और सुडौल वर्टिकल बनाना, श्रोणि मेखला को फैलाना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का शरीर पर कम आना, शरीर को तेजी व चिकनी बनाना, इसके अलावा स्तनों का विकास करना। तो ये सभी काम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। तो ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का एक भाग होता है आत्मचक्र एमसी जैसे कहलाना। इसको बोलते हैं, देखो तो इस अवस्था को बोलते हैं, जब यहाँ से ये प्रारंभ होती है तो ये प्रारंभ होने की अवस्था को बोलते हैं रज्जोदर्शन। क्या बोलते हैं इसको? रज्जोदर्शन। तो यहाँ से शरीर तक प्रकरण होता है उसको बोलते हैं रज्जोदर्शन। और जब ये प्रकरण यहाँ से समाप्त हो जाता है तो इसको बोलते हैं रज्जोधर्म। क्या बोलते हैं इसको? रज्जोधर्म। क्या बोलते हैं इसको? रज्जोधर्म। रज्जोदर्शन किसे बोलते हैं? कि एमसी या मेसो साइकिल का आना तो क्या कहलाता है? रज्जोदर्शन। और समाप्त होना क्या कहलाता है? रज्जोधर्म। क्या कहलाता है? रज्जोधर्म। तो ये ऑपोजिट काम करता है। तो रक्तस्राव कब शुरू होता है? 29वें दिन क्या होता है? रक्तस्राव हो जाता है। 14 दिन ये उत्तेजित अवस्था में होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, और 29वें दिन ये समाप्त होती है, आगे के धीरे-धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। इसको बोलते हैं आत्मचक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी का, जो महिलाओं के अंदर काश ये लड़कियों में होती है। ये माहवारी है, माहवारी नहीं है, माहवारी लिखा है मैंने, ध्यान रखना। बोलते सर माहवारी, अरे माहवारी नहीं है, माहवारी, ध्यान रखना। एक तरह की माहवारी होती है जो 30 दिन तक चलती है और ये हर महिला के अंदर 13 साल के बाद शुरू होती है। 13 साल से पहले नहीं होती, क्योंकि 13 साल के अंदर ही महिला के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही ये काम करना शुरू करती है। तो ये आत्मचक्र या इसका आने का समय कब होता है? 13 साल से शुरू होने का समय। 13 साल से पहले जो महिलाएं होती है उनके अंदर आत्मचक्र की संभावना नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की संभावना नहीं होती है। ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं जो महिलाओं के अंदर ये चीजें होती है। आई बात समझ में? तो अब अपना ये टॉपिक खत्म होता हुआ और ये अपना आज यहाँ से अपना चैप्टर भी खत्म हुआ। अगली बार अपन इसके आगे और डिस्कशन करेंगे, इसके बाद अपना चैप्टर करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है।